हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने 10th क्लास साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है, या फिर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो उस वीडियो में हम कर चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया या फिर केमिकल रिएक्शन क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है और उसके बाद हमने पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। ये मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिखी हैं जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने पे बेस्ड है। आप इन्हें नोट कीजिए, अपनी कॉपी में सॉल्व कीजिए। नहीं होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी आपकी, ठीक है। तो फर्दर आगे बढ़ने से पहले हम चैप्टर के बीच में एक एक्सरसाइज दी हुई है, 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उनमें से कुछ बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें से हम 1-2 प्रॉब्लम लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी का पेज नंबर 6 है, पेज नंबर 6, उस पर कुछ प्रॉब्लम दी हुई है तो मैं वहां से रीड कर देती हूँ। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाई सोडा मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मतलब मैग्नीशियम का जो रिबन होता है हमें उसे बर्न करने से पहले, जलाने से पहले हमें उसे रब क्यों कर लेना चाहिए, क्लीन क्यों कर लेना चाहिए। तो वो इसलिए होता है कि जो मैग्नीशियम होता है वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है बहुत इजीली और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो ये परत है वो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर बहुत अच्छी से जम जाती है। तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, ठीक है, तो आपको उसे पहले रब करना पड़ेगा, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड वाली लेयर को हटाना पड़ेगा, इसलिए आपको क्लीन करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें आपको रिएक्शन दी हुई है। तो पहले आपको केमिकल इक्वेशन बनानी है, उसके बाद आपको उसे बैलेंस करना है, ठीक है। 3 पार्ट दिए हुए हैं, 2 मैं करा देती हूँ, 1 आपको खुद से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है पेज नंबर 6 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। तो ये कह रहा है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन आफ्टर रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड, इसके लिए आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन आफ्टर रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड। पहले सिंबल लिखेंगे, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, क्लोरीन का H2 लेते हैं हम। H2 क्यों लेते हैं ये भी थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। H2Cl2, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये अपने एटॉमिक फॉर्म में नहीं रहते, ये अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं हमेशा, ठीक है। आफ्टर रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड होता है HCl। तो बैलेंस करने का वही तरीका है, टेबल बना लीजिए। इधर आपको एलिमेंट लिखने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ठीक है, और इधर आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम लिखने हैं। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन देखें तो कितने एटम है हमारे पास 2, इधर कितना है 1। सेम वे क्लोरीन का देखेंगे, यहाँ पे कितने हैं 2, इधर 1, ठीक है। तो पहले आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्रोडक्ट में। अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है तो इस तरह से ब्रैकेट लगाएंगे पहले। अच्छा, मैंने आपको बताया था ये ब्रैकेट के बाहर जो भी आप मल्टीप्लाई करते हो वो किसी एक से मल्टीप्लाई नहीं होता, वो दोनों से होता है। इसका मतलब हाइड्रोजन 2 हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन भी आपका 2 हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है इस तरह से, ठीक है। 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, बैलेंस हो गई। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई होप आपने ये सब नोट कर लिया होगा, मैं इसे रब कर देती हूँ पहले। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेरियम क्लोराइड, सेकंड है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। आफ्टर रिएक्शन आपको मिल रहा है बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। मैं इधर लिख देती हूँ सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए इनके पहले हम केमिकल फॉर्मूले बनाते हैं। कुछ बच्चों को केमिकल फॉर्मूला बनाने में प्रॉब्लम आ रही है कि हम कैसे बेरियम क्लोराइड को BaCl2 ही लिखते हैं, BaCl3 क्यों नहीं लिखते, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये आप 9th क्लास में सीख के आ चुके हो, पहले एक बार वो वाला चैप्टर जरूर रिवाइज कर लेना, तभी ये प्रॉब्लम आपसे सॉर्ट आउट होगी, वरना नहीं होगी।
ठीक है। तो बेरियम के लिए सिंबल होता है Ba। मैं 1-2 बना के दिखा रही हूँ यहाँ पे। और क्लोरीन का होता है Cl। इसकी वैलेंसी होती है +2, इसकी होती है -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो साइन हटा लेते हैं हम इनके, ठीक है। ये वाला मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो Ba1 और Cl2, ठीक है। 1 को लिखना जरूरी नहीं होता। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया बेरियम क्लोराइड का, BaCl2। BaCl2 थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, प्लस अब क्या है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम फिर से ऐसे बनाएंगे, Al इसका 3 होता है और SO4 इसकी वैलेंसी होती है -2। वैलेंसी याद होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस तरह का एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। या तो आपको रिएक्शन दे दी जाएगी, पहले आपको इक्वेशन बनानी है और उसके बाद आपको बैलेंस करनी है, या फिर हो सकता है आपको डायरेक्ट इक्वेशन दे दी जाए, आपको उसे सीधा बैलेंस करना है। तो इन शॉर्ट दोनों ही तरीकों में आपको बैलेंसिंग की तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ये तो आपको याद होनी ही चाहिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, साइन हटा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया Al2SO4। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे 3 को कहाँ लिखना है, तो ये पूरा ब्रैकेट क्लोज होगा और 3 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, ना सल्फर के साथ ना ऑक्सीजन के साथ, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट क्या बन गया, Al2SO4 3। अब देख रहे हो कि जो इनकी वैलेंसी होती है वो इंटरचेंज हो जाती है, एल्यूमिनियम वाली इधर चलेगी, सल्फेट वाली इधर आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेरियम सल्फेट, BaSO4, ठीक है। इधर होती है इसकी 2, इसकी भी 2, ये +2 ये -2, साइन हटा लेंगे। अच्छा जब कॉमन निकल रहा हो इस तरह से तो हम कॉमन निकाल देते हैं, तो दोनों में 2 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पे 1 1 बच गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचा हमारा, Ba1SO4 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया बेरियम सल्फेट का, BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl। एल्यूमिनियम का भी बताया मैंने आपको +3 होता है और क्लोरीन का -1 होता है, साइन हटा दीजिए, ठीक है। वही क्रॉस मल्टीप्लाई किए, Al1Cl3, 1 को हटा सकते हो, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास, AlCl3, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ आए। मैंने एक बार आपको करके दिखा दिया है ये कैसे फॉर्मूले बनाते हैं, आप इसे सीख लीजिए अगर किसी को नहीं आता है तो, ठीक है। चलिए अब बैलेंस करते हैं, वही पहले की तरह टेबल बना लेंगे। इधर एलिमेंट लिखेंगे, इधर नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट रिएक्टेंट, सॉरी इधर प्रोडक्ट में लिखेंगे, इधर ये बेरियम सारे लिख लीजिए जितने भी एलिमेंट आपके पास है, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, सल्फर और ये ऑक्सीजन, ठीक है। इतना काफी है। तो नंबर ऑफ एटम देखते हैं, यहाँ बेरियम 1 है, उधर भी 1 है, अभी तक बैलेंस है। क्लोरीन इधर 2 है और उधर देखिए यहाँ पे ये 3 है, तो यहाँ 2 है और ये यहाँ पे 3 है, ठीक है। यहाँ से समझ आया आपको। एल्यूमिनियम देखिए यहाँ पे 2 है और वहां पे 1 है, तो ये 2 है यहाँ पे और वहां पे प्रोडक्ट में देखिए 1 है, ठीक है। सल्फर की बात करें तो इधर 3 के साथ मल्टीप्लाई ये 3 है, इधर 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन इधर 12, 4 × 3 12, उधर कितना है ऑक्सीजन 4, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम आती है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था, अगर किसी ने देखा होगा तो उसे पता होगा कि शुरुआत कहाँ से करते हैं बैलेंस करने की, क्योंकि कई सारी चीजें हमारे पास बैलेंस नहीं है। तो हम शुरुआत यहाँ से करते हैं, जहां आपके पास सबसे ज्यादा डिफरेंस होता है नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, वहां से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ऑक्सीजन है यहाँ पे सबसे ज्यादा डिफरेंस है, देखो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 4 है। तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे भी 12 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 12 करने के लिए क्या करा हमने, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब हम प्रोडक्ट में जहाँ पे भी ऑक्सीजन है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आप ब्रैकेट लगा के पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन से करोगे, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही आपने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, आप देख सकते हो सल्फर तो अपने आप से ही यहाँ पे 3 हो गए, तो यहाँ पे ये 3 हो गए, ये 12 हो चुका है, ठीक है। अब देखते हैं बेरियम, देखो यहाँ पे आपने जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई किया, बेरियम भी यहाँ पे 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 है तो आपको रिएक्टेंट में 1 है तो उसको भी 3 करना पड़ेगा, ये 3 हो गया। इसको 3 करने के लिए आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। चलिए कर देते हैं,
ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो बेरियम तो 3 हो गया, लेकिन क्लोरीन कितना हो गया 6। ठीक है, अब वहां पे देखिए क्लोरीन कितना है 3, यहाँ पे कितना हो चुका है 6। अब उस 3 को 6 बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। ठीक है, अब देखिए क्या सारी चीजें बैलेंस है। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, उधर अब 2 हो गया। ठीक है, बेरियम हम बैलेंस कर चुके हैं, 3 हो गया, क्लोरीन 6 इधर हो गया और 6 उधर हो गया। ठीक है, एल्यूमिनियम 2 और उधर भी 2, सल्फर 3 और इधर भी 3, ऑक्सीजन 12। ठीक है, और इधर ऑक्सीजन 12। इसका मतलब पूरी रिएक्शन, पूरी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, समझ आया आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इक्वेशन, एक लास्ट एग्जांपल और करा देती हूँ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का, क्योंकि उसमें स्टेट भी पूछी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का मैं पार्ट 1 करा देती हूँ, पार्ट 2 आपको खुद से करना है। ठीक है, मैं स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। ठीक है, बेरियम क्लोराइड अभी मैंने आपको बना के दिया था, बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2। ठीक है, प्लस सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का देखिए NaSO4 +1 -2। ठीक है, +1 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो Na के साथ आ जाएगा 2, SO4 के साथ 1 आएगा, उसे लिखना जरूरी नहीं है। तो सोडियम सल्फेट क्या बनी आपके पास Na2SO4। आफ्टर रिएक्शन आपको क्या मिलेगा? अच्छा, ये कह रहा है बेरियम सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, मतलब ऑलरेडी उसने बता दिया कि ये दोनों चीजें पानी में है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना एक्वस स्टेट। ठीक है, ये मैं लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट, जो भी सोल्यूशन आपके पास पानी में होता है तो उसकी स्टेट के साथ हम क्या लिखते हैं, उसको एक्वस लिखते हैं। तो आफ्टर रिएक्शन हो रहा है टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट का मतलब है जो बेरियम सल्फेट अब आपके पास बन रहा है वो पानी में डिजोल्व नहीं होता। तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला मैंने बना के दिखाया था, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों 1 हो जाते हैं, तो क्या आएगा BaSO4। ये होता है सॉलिड स्टेट। ठीक है, और उसके बाद है बेरियम सल्फेट के बाद सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है NaCl। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चलो इसे बैलेंस करते हैं। पहले की तरह वही तरीका अपनाएंगे, टेबल बनाएंगे पहले। इधर बेरियम, क्लोरीन, सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन। ठीक है, सारे आ गए एलिमेंट। बेरियम देखिए यहाँ 1, इधर भी 1। क्लोरीन इधर 2 और उधर है 1। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए 2 और 1। सोडियम देखिए 2 और 1, मतलब यहाँ 2 और प्रोडक्ट में 1। सल्फर की बात करें तो सल्फर यहाँ 1 है, उधर भी 1 है, 1। ऑक्सीजन की बात करें यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है, 4। और टेबल में देख सकते हो सिर्फ सोडियम और क्लोरीन ये दोनों चीजें बैलेंस नहीं है, अदरवाइज ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, ये बैलेंस। ठीक है, रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 1 है, तो क्या करोगे आप? प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, आपने क्या करा? प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जैसे ही आपने सोडियम को 2 बनाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, क्लोरीन भी अपने आप से 2 हो गया, तो ये दोनों ही 2 हो गए। ठीक है, ये भी अपने आप बैलेंस हो गए। ठीक है, आगे समझ में इसमें बहुत कुछ नहीं करना पड़ा। चलिए, आई होप आपको बैलेंसिंग आ गई होगी। आपको जितनी भी रिएक्शन इक्वेशन जहां पे भी दिखती हैं, आप बस उन्हें बैलेंस करना शुरू हो जाइए, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इस टॉपिक की उतना ही आपको बहुत अच्छे से आएगा ये टॉपिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया।
के प्रकार। ठीक है, तो आपकी जो केमिकल रिएक्शन है वो बेसिकली 5 टाइप की होती हैं। इस वीडियो में हम 2 कवर करेंगे, पहली 2। ठीक है, तो पहले से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली होती है वो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हिंदी में इसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। चलिए इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पहले देखते हैं कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन करना, और कंबाइन करना मतलब जुड़ना। जुड़ेगा कब? जब आपके पास या तो 2 या 2 से ज्यादा होंगे और वो मिलकर एक बना देंगे, तभी तो हम उसे जुड़ना कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे कौन सी फॉर्म होगी, A प्लस B प्लस C D, कितने भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 4 कितने भी हो सकते हैं आपके पास, और आपको D मिलेगा सिर्फ। ठीक है, तो ये सारे आपके होते हैं रिएक्टेंट। एरो की टेल की तरफ, एरो की हेड की तरफ आपके पास होता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म 1 प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, लिख देती हूं मैं यहाँ पे डेफिनेशन, आप नोट कर लेना। द रिएक्शन इन विच 2 or more reactant combine to form 1 product। ठीक है, तो इसका मतलब है रिएक्टेंट तो 2 या 2 से ज्यादा होंगे, लेकिन आपके पास प्रोडक्ट कितना मिलेगा, सिर्फ 1 मिलेगा। ठीक है, आप लिख भी सकते हो, यहाँ याद कर लिख लिए A प्लस B, आफ्टर रिएक्शन आपको मिलेगा C। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। चलो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका पहला एग्जाम्पल है CaO, ये होता है क्विकलाइन, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, इसको जब आप वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलता है, वो होता है CaOH2। ठीक है, ये रिएक्शन अपने आप से पहले से बैलेंस है। ठीक है, तो ये होता है आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसे स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, बुझा हुआ चूना। ठीक है, आपने क्या करा, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विकलाइन लिया, उसे पानी में डाल दिया, और आपने देखा उसका सिर्फ एक प्रोडक्ट आपको मिला, वो था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लेक्ड लाइम। अच्छा, अब इसको अगर आप लें CaOH2, ये होता क्या है, स्लेक्ड लाइम और कुछ नहीं है, जो सफेदी करते हैं, व्हाइट वॉश करते हैं हम घरों के ऊपर, ये वो ही चूना होता है। ठीक है, स्लेक्ड लाइम। आपने देखा होगा जब भी आप ये चूना जो होता है, सफेदी जो होती है, उसे आप पानी में डालते हो तो आप देखोगे वो कंटेनर जिसमें आपने ये सब किया है वो गर्म हो जाता है, मतलब हमें इससे हीट मिलती है। ठीक है, तो ये क्या करा, आपने दीवार पे लगा दिया है, 2-3 दिन दीवार पे लगा रहा। आप देखोगे जब दीवार सूख जाती है, मतलब सफेदी वहां से सूख जाती है, तो आप देखते हो कि वहां एक चमक आ जाती है। तो वो चमक कैसे आती है, तो क्या होता है, जब ये चूना आपने दीवार पे लगा दिया तो ये क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, तो एयर में प्रेजेंट जो भी CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ स्लोली रिएक्ट करता है और एक प्रोडक्ट बनाता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसमें से जो वाटर है वो अलग निकल जाता है। ठीक है, वाटर अलग निकलने का मतलब है कि दीवार जब सूख गई है। ठीक है, तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। राइट, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये शाइनी होता है नेचर में, तो इसी की वजह से जो आपकी दीवारें हैं वो बोल उठती हैं, मतलब चमक आ जाती है उनमें एक अलग से। ठीक है, समझ आया आपको यहाँ तक? नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं रफ कर देती हूँ यहाँ से, आप साथ साथ वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसका। जैसे कि आपने देखा H2 प्लस O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं वाटर, H2O। यहाँ भी 2 रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट सिर्फ 1 है। इसे बैलेंस कर लेंगे आप, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ठीक है, सेम वे
कार्बन और ऑक्सीजन CO2 बनाते हैं। तो ये सारे रिएक्शन जो आपने यहाँ पे लिखे हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। मतलब आपके पास रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा है, लेकिन प्रोडक्ट आपको सिर्फ एक ही मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया कि जब भी आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक लाइम को जब भी आप पानी में डालते हैं, तो मैंने आपको बताया कि कंटेनर गर्म हो जाता है। इसका मतलब आपको वहां पे हीट मिलती है। दोबारा से देख लेते हैं एग्जाम्पल। CaOH2 प्लस H2O, ठीक है, सॉरी CaO प्लस H2O, तो यहाँ पे मिलता है CaOH2। तो ये थोड़ा एनर्जी भी देता है, एनर्जी होती है हीट ही फॉर्म में यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमारे पास हमने रिएक्टेंट लिया, प्रोडक्ट बन गया, लेकिन उसके साथ हमें कुछ हीट मिली, कुछ एनर्जी मिली। तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों कहते हैं? थर्मल ये होता है हीट से रिलेटेड, ठीक है, और एक्सो का मतलब होता है निकलना। तो ये हीट और ये निकलना, तो हमें यहाँ पे इसलिए एक्सोथर्मिक का मतलब हो गया हीट का निकलना। तो यहाँ पे हम जो भी रिएक्शन कर रहे हैं वहां पे हमें साथ में एक बाई प्रोडक्ट की तरह हीट भी मिल रही है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये कहीं ना कहीं एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जो हमारी बॉडी में होता है, वो देख लेते हैं। C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज, जो हमारे फूड में होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन प्रोसेस जब होता है तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हमें देता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ये वही एनर्जी है जो हमारी बॉडी यूज करती है। ये बाय प्रोडक्ट की तरफ बाहर निकल आता है वेस्ट मटेरियल की तरह, ठीक है। तो यहाँ बैलेंस कर लेना आप इसे, यहाँ 6 आएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको एनर्जी मिल रही है रिएक्शन के बाद, तो ये भी एक कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। आई होप समझ आया सभी को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसका नाम है, ये नोट कर लेना आप। चलिए मैं रब कर देती हूँ। हमने अभी कॉम्बिनेशन पढ़ा। कॉम्बिनेशन का मतलब था कि आपके पास रिएक्टेंट एक है लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट एक से ज्यादा है लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ एक था, मतलब वो जुड़ गए। अब हम पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन वो था संयोजन, ये है वियोजन, वियोजन अभिक्रिया। नाम से पता चलता है डिकम्पोज होना मतलब ब्रेक हो जाना, टूट जाना। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट रहेगा एक और प्रोडक्ट बनेंगे एक से ज्यादा, 2, 3, 4 कितने भी बन सकते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, व्हेन ए रिएक्टेंट ब्रेक इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट, सब्सटेंस लिख सकते हो, सिस इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब जब आपके पास एक रिएक्टेंट हो और वो ब्रेक होके 2 से ज्यादा प्रोडक्ट मिले आपको, तो आप कहेंगे कि आपके पास वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। अभी आपने देखा कि मैंने एग्जाम्पल दिया था कैल्शियम कार्बोनेट का। ये कब बनता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 जो एयर में प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, ठीक है। अब फर्दर अगर इस रिएक्शन को हम रिवर्स करें, मतलब अगर हम इसे ये हीट दें, गर्म करें, जैसे हम इसे गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा CaO प्लस CO2 में। तो CaO आपको मैंने बताया था क्या होता है, क्विकलाइन होता है, और ये CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहां तक समझ आया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सी रिएक्शन आपको आपकी एक्टिविटी में दे रखी है, जो है फेरस सल्फेट वाली, FeSO4। अगर हम इसके क्रिस्टल की बात करें तो उसका फॉर्मूला ये होता है 7H2O, ठीक है। जब हम इसकी क्रिस्टल को गर्म करते हैं, इस सिंबल का मतलब है हीट देना, गर्म करना,
ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, 7 वाटर मॉलिक्यूल्स से बाहर निकल जाते हैं, तो आपके पास बचता है FeSO4 प्लस 7H2O। तो ये वाला जो आपके पास फेरस सल्फेट बचा, इसे कहते हैं एनहाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, मतलब इसका जो पानी है वो निकल चुका है, ठीक है, फेरस सल्फेट। फर्दर अगर इसे हम और गर्म करें, FeSO4 को और गर्म करें, हीट दें, तो क्या होगा, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3। आपके पास एक रिएक्टेंट से आपको 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड, ये होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, यहां तक समझ आया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मैं ये वाला रब कर देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास AgBr, ये होता है क्या, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। इसके ऊपर जब सनलाइट पड़ती है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो क्या होता है, ये सिल्वर में और ब्रोमीन में अलग अलग से ब्रेक हो जाता है। बैलेंस कर लेना इसे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, जो भी हमने यहाँ तक अब तक डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी है, यहाँ पे देखो हम सनलाइट दे रहे हैं, यहाँ पे हम हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं हम उसे एनर्जी दे रहे हैं डिकम्पोज करने के लिए, उसे ब्रेक करने के लिए पहले हम एनर्जी दे रहे हैं, तब वो टूट रहा है। तो वो रिएक्शन जिनमें आपको एनर्जी देनी पड़ती है उन्हें कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जैसे, क्योंकि थर्मिक वही अभी बताया था मैंने, थर्मल हीट से रिलेटेड होता है, और एंडो का मतलब देना, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, जिन रिएक्शन को कराने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़े उन्हें कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। यहाँ तक समझ आया सबको? चलिए आज यही वाइंड अप करते हैं। इसके बाद वाली जो 3 जो भी टाइप रह गई है रिएक्शन की, वो हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरा समझाना अच्छा लगता है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।